हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे कि एक आंसर कैसे लिखें, मेंस आंसर राइटिंग। एक क्या आंसर होना चाहिए, एक जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होना चाहिए, कैसे लिखें, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। बहुत लोगों की डिमांड की थी एक वीडियो लाया जाए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। स्पेशली ये बीपीएससी के लिए है। यूपीएससी का अप्रोच अलग होता है, उसके लिए भी कभी लाएंगे। ठीक है, तो बीपीएससी का अप्रोच क्या होता है, कैसे लिखते हैं एक आंसर, अच्छा अच्छा आंसर, तो उसके लिए लाया हूँ। बेसिकली ये मैं, अगर बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि, चलिए इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, कि क्या करें क्या नहीं। तो देखिए, एक मेंस के आंसर राइटिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो सबसे पहले नॉलेज। ओके, सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज ऐसा नहीं कि आपको हर चीज पढ़ना है। लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, एक रेफरेंस बुक पढ़ना है, और एक पीवाई की, और एक टॉपर की कॉपी। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ये छूट गया, एक क्वेश्चन आ गया तो अरे यार उसको भी पढ़ ले, इसको भी पढ़ ले। देखिए, जो मेंस है ना, वो नॉलेज का तो गेम है ही, बट स्किल का भी गेम है। पीटी जैसा यहाँ नहीं रटना है कि हाँ 1871 में क्या हुआ, मतलब जितने सारे फैक्ट दिख रहे सब रट डालो। नो, मेंस वैसा नहीं है। मेंस लिमिटेड है, सिलेबस लिमिटेड है, उसी सिलेबस में से पूछेगा बस। चेंज क्वेश्चन का जो नेचर है, जो क्वेश्चन है वो चेंज रहता है, बाकी जो जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वही रहता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली नॉलेज की जरूरत है, लेकिन वैसा नहीं कि हम पूरा ही पीएचडी ही कर डाले। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन पे बैठे डलहौजी को लिखने की, डलहौजी के डेवलपमेंटल वर्क, उसमें पीएचडी कर डाले। नॉट, यू हैव नॉट डू पीएचडी, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट एंड गेट द मार्क्स। ओके, तो एक नॉलेज है। दूसरा है कि परफेक्ट आंसर। देखिए, परफेक्ट आंसर कभी नहीं होता मेंस में। देखिए, आप ये समझ लीजिए, परफेक्ट आंसर है कभी नहीं होता है, क्योंकि आज तक कोई मेंस का जो मॉडल आंसर कभी परफेक्ट हुआ है। अब फिर सर बोलेंगे कि सर मार्क्स फिर कैसे मिलेगा, तो मार्क्स रिलेटिविटी पे मिलता है। ओके, जैसे मैंने अच्छा लिखा, मेरे से किसी ने अच्छा लिखा तो मुझे 0.5 कम मिलेंगे, 0.5 उसको ज्यादा मिलेंगे। लिखते तो सब है, जैसे डलहौजी का हो गया। चलिए मौर्यन का ही ले लीजिए, सबको याद है मौर्यन का, सब लिखेंगे। लेकिन उसी में कुछ उसने की कॉन्सेप्ट, कुछ टाइमलाइन ऐड कर दिया, कुछ अच्छा सा एक डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट करके ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, उससे बेटर हो गया थोड़ा पहले वाले से। एक ने पूरा पॉइंट में लिखा, हाँ हाँ ये पूरा बता दिया। एक ने क्या किया, थोड़ा सा करके थोड़ा डायग्राम बना दिया। एक स्टूडेंट ने क्या किया, डायग्राम बना दिया प्लस कुछ फैक्ट लिख दिया कि अच्छा ये हुआ था 1837 में, ये हुआ, वो हुआ। ठीक है, ईरानियन से थोड़ा लिंक दिखा दिया। एक ने क्या किया, लिखा, फ्लो चार्ट भी बना दिया, डायग्राम भी बना दिया, फैक्ट भी डाल दिया। तो देख रहे हैं, यहाँ से स्तर यहाँ बढ़ा, यहाँ से स्तर यहाँ बढ़ा, यहाँ से स्तर ये बढ़ा। तो वही परफेक्ट आंसर नहीं है। हाँ, गुड आंसर हो सकता है, परफेक्ट आंसर एक नहीं हो सकता, बिकॉज परफेक्ट आज तक इवन इवन यूपीएससी भी नहीं बता सकता है कि यूपीएससी परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेटिविटी है। तो कभी भी ये नहीं रहे। ठीक है, और पहली बात, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। अब क्रिटिकल थिंकिंग ये कब कैसे डेवलप हुआ, रॉकेट लॉन्च नहीं हो जाएगा। रॉकेट लॉन्च नहीं हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग में, यह है समय के साथ है। एज टाइम आएगा, आपके पास टेस्ट जितना लिखेंगे आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब लोग सर बोलते हैं मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, ये मुझे पढ़ना है, वो मुझे पढ़ना है। तो देखिए, मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, अब जैसे आपने 12th फुल मूवी देखी होगी, चलिए 12th फुल हटाइए, पहले चलिए आप पे आया माई फैमिली पे, लिखिए। आपको बोलना, बोलने को बोला जाए कि मेरी फैमिली बोलता, आप बहुत ही ज्यादा बोल लेंगे, मतलब 15 मिनट कंटिन्यूअस बोलेंगे ये। बट आपको एक दे दिया जाए A4 पेज, 2 पेज लिखने को, तो जो मैं, मतलब मैं गारंटी, मैंने ही फेस किया कि आप यहाँ से डायरेक्ट ब्लैंक हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या लिखे। ये होता है मेरे साइड, इसको बोलते हैं अभ्यास। पहले दिन ऐसे लिखेंगे, दूसरे दिन यहाँ पहुंचेंगे, तीसरे दिन यहाँ पहुंचेंगे, चौथे दिन यहाँ पहुंचेंगे, 5वें दिन पहुंचेंगे। तो पढ़ना
नॉलेज लेना और उस नॉलेज को धरातल पे उतारना। कैसे प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, इमेज जो बनता है रेटिना पे, दृष्टि पटल पे उतारना, उसी टाइम कॉपी पे उतारना और दिमाग में रहना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। बहुत लोग है देखे होंगे, बहुत लोग के पास गहरा नॉलेज है, इवन मैं जानता हूँ, मेरे एक भैया है, उनके पास नॉलेज का कमी नहीं है, बट वो बार बार मतलब मेंस का एक अच्छा मतलब मेंस में एवरेज लिख पाते हैं। क्यों? यही डिफरेंस है। और बहुत लोग जिसके पास कम ही नॉलेज है, आप देखते होंगे कि भाई 2 साल पढ़ा, देखिए लक तो है ही, मैं लक को साइड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग देखते होंगे कि बहुत कम पढ़ा और अच्छा मार्क्स आ गया। क्यों? यही होता है स्किल का ये। और इसके पास बहुत ज्यादा ही नॉलेज है, उतना नॉलेज है कि मतलब उसे समा नहीं रहा, लेकिन जब भी वो कॉपी पे आ रहा है ब्लैंक हो जा रहा है, एकदम साधारण लिख रहा है। तो इसको बोलते हैं निरंतरता। ठीक है। आपने जैसे 12th मूवी देखी होगी ना, तो जो मनोज शर्मा है, वो एक आईएएस है ना, जो जहाँ चाय पहली बार जाता है, तो वहां पर एक आईएएस सिलेक्शन हो जाता है, तो घर पे जाता है, सर नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, तो बोलते सर मुझे लिखना है, तो बोलता है ठीक है, 7 मिनट का टाइमिंग देता है, एक पे अपने फैमिली के बारे में लिखो, तो अपने बारे में लिखो बोलते हैं। देखिए मनोज शर्मा को उतना नॉलेज है, लेकिन वो निकलते यहाँ के ब्लैंक। इसी को बोलते हैं मेंस आंसर राइटिंग। जो दीजिए चीजें दिमाग में, उसको कॉपी पे उतारना, उसको अच्छे से सजोना, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना, सारे तथ्यों को सम्मिलित करना, इसको बोलते हैं मेंस आंसर राइटिंग। और इसी पे, और कभी परफेक्ट नहीं, ये हमेशा रिलेटिविटी रहेगा। इम्प्रूवमेंट का स्कोप किसी भी राइटिंग में ऑलवेज रहता है। कोई बोल दे कि नहीं इससे बेटर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहे। देखते हैं ना, टॉपर आया तो हमेशा टॉपर बोलते हैं रिफाइन, मैंने उससे हेल्प लिया, मैंने उससे क्या कर, वो रिफाइन करते हैं। एक बार में 180 रैंक आई, दोबारा में कैसे 8वीं रैंक आ गई, बिकॉज दे हैव रिफाइंड देयर कंटेंट। उन्होंने पढ़ा नहीं है, थोड़ा बस रिवीजन किया, उन्होंने अपने जो प्रेजेंटेशन है, जो लिखने की स्किल है, उसको और अपग्रेड किया है। ठीक है। तो ये होता है एक मेंस आंसर राइटिंग का। तो चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है एक, चलिए ये बता देता हूँ मैं। अब मैं पहले ही बता दूं कि ये अपर सरफेस पे है, मैं इसमें डीप नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हाँ, यहाँ मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ। यहाँ दो बच्चे होंगे, एक जिनका प्रीलिम्स में बिल्कुल ही फोमो लग रहा होगा, एक है कि प्रीलिम्स ठीक है निकल जाएगा, और मेंस का तो देखिए अभी आपके पास नेट 2 महीने समथिंग दिन है, तो जो प्रीलिम्स पहले से ठीक है, वो मेंस पे 1 महीना अच्छे से फोकस करे, अच्छे से प्रीलिम्स का छोड़ के, क्योंकि उनको विश्वास है कि वो 1 महीने में निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत करेंट देखते रहे। और जो बिल्कुल पहली बार प्रीलिम्स डर लग रहा है, डर तो लगना स्वाभाविक है, सिंपल सी बात है, तो इसमें क्या करना, आप 2-3 घंटे मेंस के लिए निकालें, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स के बीच बहुत कम समय मिल पाएगा। तो इसमें आपकी, इससे पहले आपका रेडी रहेगा कंटेंट, तो बेनिफिशियल होगा। तो 2-3 घंटे मेंस पे निकालें, और 5-6 घंटे के लिए प्रीलिम्स के दे। ठीक है, बीच में एक डेली एक एक क्या गैप देके एक एक टेस्ट लगाते रहे, ये परफेक्ट स्ट्रेटजी होगा। ठीक है। और जो प्रीलिम्स जिनका है, तो आराम से 1 महीने मेंस जबरदस्त पढ़े, नोट्स वोट्स बनाए, अच्छे से बनाए, और बाकी फिर आफ्टर दैट करेंगे। और फिर हम लोग लाएंगे प्रीलिम्स जैसे ही हो जाएगा, मेंस पे कंटेंट बनाऊंगा मैं। अभी नहीं बना रहा, बिकॉज मे भी ध्यान भटक जाए, या फिर मुझे भी कुछ समय नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं नहीं वीडियो बना पा रहा हूँ। बनाऊंगा, आपको प्रॉमिस करता हूँ। आप टेलीग्राम में, मैं देखता ही, मैं रिप्लाई देता ही हूँ आपको। जी, जो भी नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, या कमेंट सेक्शन में भी मैं एक्टिवली रिप्लाई देता हूँ यूट्यूब के। चलिए एक डिस्कस करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, इसमें कीवर्ड देखिए, एक क्रिटिकली एग्जामिन है, यानी एक क्रिटिकली है, एक एग्जामिन है, एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 4 है। चलिए इससे पहले से एक बता देता हूँ कि क्या फॉर्मेट होता है मेंस का। तो मेंस में एक 3-4 लाइन का इंट्रो रहना चाहिए, इंट्रो मतलब परिचय रहना चाहिए, एक बॉडी रहना चाहिए, और एक सजेशन रहना चाहिए, या इसको वे फॉरवर्ड भी बोलते हैं, और एक कंक्लूजन रहना चाहिए। तो इंट्रो बॉडी तो मस्ट है। इन दोनों में क्या होता है कि अगर सजेशन स्पेसिफिक पूछा है तब तो आपको लिखना है, अदरवाइज एक अच्छा तरीका होता है कि 2-3 लाइन में कंक्लूजन, 2-3 लाइन में सजेशन, 2 लाइन में लिख के फिर उसी में कंक्लूड कर दिए, कि ये तरीका होता है। खैर ये तो अभी बात की बात है, बट ये एक अच्छा एक फॉर्मेट होता है मेंस आंसर राइटिंग का। ओके। सो अब कैसे करें, चलिए इसको हम लोग डील करें। तो इसमें 4 वर्ड लिखें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक इंट्रो अच्छा सा लिखेंगे। इंट्रो क्या होगा, पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। एक क्या होता है, चलिए मैं एक बता, बेसिक करेंगे इंट्रो। बेसिक स्ट्रक्चर इज द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट गिवन बाय इंडियन जुडिशियरी, ओके, इंडियन जुडिशियरी टू पुट द
put the limit on the power of executive and legislature and uphold the spirit of constitution or uphold the right of constitution और uphold the democratic constitution जो है एक अच्छा ये इंट्रो हो सकता है। दूसरा इंट्रो क्या आएगा, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर basic structure has been highlighted by Indian judiciary in the Keswananti Bharti case 1973 which restrict the power of executive and legislature। एक ये इंट्रो हो गया, आपने यहाँ केस डाल, एक ये इंट्रो हो गया, तो दोनों इंट्रो परफेक्ट है। ठीक है, ये नहीं मैंने क्या बोला परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट। ठीक है, बस रिलेटिव है और दोनों इंट्रो अभी सही है, तो एक दोनों इंट्रो लिख दिया। अब यहाँ आपको उतारना नहीं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं सुनाई दे रहा है ना, बस ये आप काफी। ठीक है, तो एक ये इंट्रो हो जाएगा, एक ये इंट्रो हो जाएगा, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, पर दो अभी इंट्रो की आप और मॉडल आंसर भी दूसरे का देखिएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा। अब ये हमारा इंट्रो हो गया। ठीक है, इंट्रो के बाद क्या करेंगे अब, चलिए इंट्रो के बाद क्या करेंगे, बॉडी। देखिए अब बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में क्या है, ये बॉडी है एग्जामिन, एग्जामिन तो करेंगे ना, एग्जामिन क्या है, देखिए एग्जामिन में क्या करेंगे, पहले लिख देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने केस पहले ही डिस्कस कर दिया तब तो ठीक है, नहीं किया तो बोल देंगे बेसिक स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज ब्राउट बाय जुडिशियरी इन द केशवानंद भारती केस 1973, ये कर देंगे। ओके, अब इसमें कुछ दिखा देंगे बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ, और देखिए पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण है केसेज, सुप्रीम कोर्ट केसेज, तो उसमें केसेज दिखा देंगे। पहला दिखा देंगे कि मिनरवा मिल केस दिखा देंगे कि उसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसबी के बीच जो हारमोनी है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। एसआर बम्बई का दिखा देंगे केस, सेक्युलरिज्म है और फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर इंदिरा नारायण और इंदिरा गांधी का दिखा देंगे, तो इसमें क्या है, दी रूल ऑफ लॉ है, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये दिखा देंगे। खैर अब तो सारा केस डिस्कस नहीं कर सकते ना, ये तो दिखा दिए, थोड़ा सा एक मतलब ये लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में केस, शॉर्ट अगर क्वेश्चन है तो केसेस स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ लेकिन ये आप दिखा देंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो एक अच्छा सा डायग्राम बना दिए, उसमें दिखा दिए कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फेडरलिज्म, ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो गया आपका, इंडिपेंडेंट शेड्यूल 7 हो गया, ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। फिर फंडामेंटल राइट है तो वो क्या बोलते हैं, अमेंड नहीं, फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, रूल ऑफ लॉ, ये के दिखा देंगे कि दीज आर द सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट। लिख भी देंगे कि यहाँ पर ऑल दो बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड, यहाँ लिखा है ना बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट केसेज में अपने डिफाइन किया है, ये केसेज दिखा देंगे और केसेज के बाद एक अच्छा सा डायग्राम बना देंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग की बात है, शॉर्ट में तो आप केसेज स्किप करके ये लिख दीजिए और चुपचाप एक अच्छा सा बना दीजिए बस। अब यहाँ एग्जाम, ये तो हमने दिखा दिया थोड़ा सा कैसे इवॉल्व हुआ, अब एग्जामिन थोड़ा सा कर देंगे। एग्जामिन में क्या है, किसी भी चीज का दोनों एस्पेक्ट होता है। ओके, तो एग्जामिन में दिखा देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर से क्या हुआ है, तो क्या हुआ फायदा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है, एक तो जो गवर्नमेंट की टायरेनी है, जो गवर्नमेंट की निरंकुशता है उस पर बैन लगाता है। तो फंडामेंटल राइट है, उसको फंडामेंटल राइट प्रोपगेट करने में पीपल का मदद करता है। ये नहीं कि सरकार आज कानून बना दे हाँ फंडामेंटल रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, ऐसा नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ही है, जुडिशरी चेक्स करता है कि हाँ कि सही बात है, कि मतलब कोई वैसा तो नहीं कोई लॉ बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वही है। फिर स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड करता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है या फिर जो जुडिशियल क्या बोलेंगे, जुडिशियल वही जो जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल सॉरी क्या बोलेंगे, हाँ वही जुडिशियल एक्टिविज्म का एक टाइप का एग्जाम्पल है। और क्या करता है, यही सब करता है। जो वॉइसलेस है उनकी आवाज बनता है बेसिक की। कुछ ऐसा मार्जिनाइज है कुछ बना दिया तो भाई, तो मार्जिनाइज कम्युनिटी ऐसे ही नहीं बोलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं तुम ऐसे लॉ नहीं बनाओ कि जो मार्जिनाइज कम्युनिटी है उनको हानि हो रहा है। ठीक है, तो ये सब टाइप है, आप क्या क्या ये हो सकते हैं, फिर करता है। लेकिन अब तो इसमें क्रिटिकली कहा है, आपने देखा ना, ये क्रिटिकली बोला हुआ है कि क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक, ऐसे आलोचना भी करना है आपको। तो आलोचना में क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिए ऑल्दो डिस्पाइट देयर एडवांटेज देयर आर सम
लिमिटेशन और देयर सम डिसएडवांटेज रिगार्डिंग बेसिक व्हिच इज फॉलोइंग। यहाँ पॉइंट दे दिया, पॉइंट में क्या कह दिया, तो पहला हो जाएगा कि ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कि जब अलग अलग ऑर्गन बनाए जाएंगे तो जुडिशियली बेकार का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में इंटरफेरेंस करता है। फिर जुडिशियल हिपोक्रेसी भी है, तो भाई खुद के पास 5 करोड़ केसेस पड़े फिर भी तुम इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ये कोई वो टर्म नहीं है, बट हाँ एक टर्म बोला जाता है यूपीएससी के रिगार्डिंग, आप पढ़िएगा टर्म तो, ठीक है। ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पीपल के मैंडेट का रेस्पेक्ट नहीं है। पीपल ने भेजा है लेजिस्लेचर को कानून बनाने के लिए, लेकिन वहाँ जुडिशियरी अनइलेक्टेड होके भी वो बाधा डाल रहा है, ठीक है। ये हो गया। फिर वही है कि कभी कभी वो क्या बोलते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजन रहता है जुडिशियरी का। अगर कोई सरकार पसंद नहीं आ रही है तो उसके खिलाफ भी तो बेसिक स्ट्रक्चर का ये रहते हैं, ठीक। ये सब है, ये सब उनके रहते हैं, आप पढ़ भी लीजिएगा तो एक अच्छा हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ लिया, अब बच गया बॉडी डिस्कस कर ली, इंट्रो डिस्कस कर लिया, अब कंक्लूजन का बात है। तो कंक्लूजन में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन सीधे लिख देंगे, डिस्पाइट द लिमिटेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डिस्पाइट लिमिटेशन इट हैज बीन proved to be a milestone in the journey of development of democracy of India, which is not only putting limitation on executive and legislature but also क्या also upholding the spirit of constitution या और securing the rights of citizens, ठीक है। तो ये सब एक अच्छा इंट्रो दिखा सकते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है। मैं अब लिख नहीं रहा हूँ यार, मैं इतना से आप समझ सकते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो चलिए, ये एक अच्छा होता है लिखने का तरीका। तो ये वीडियो काफी थोड़ा लंबा होते जा रहा है, तो बस यही बोलना था कि अब बाकी मैंने बता दिया किसको मेंस करना चाहिए किसको नहीं। हम लोग लाएंगे प्रीलिम्स के जैसे ही खत्म होगा मेंस का आराम से हम डेली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे पीसीएस पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल उससे जुड़ जाइए, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपना सजेशन दीजिए, सजेशन और फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए, भले क्रिटिसिज्म हो, कोई भी कुछ भी दीजिए, तभी इन सब चीजों को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तभी तो फीडबैक नहीं आया, देखिए इंप्रूवमेंट का मैंने क्या बोला, स्कोप हमेशा रहता है। आप भी जब कॉपी लिखिएगा ना तो इवेल्युएटर क्या करता है, ऐसा थोड़ी 0 नंबर दे देगा, लेकिन कम देगा, लेकिन लिखेगा कि हाँ ये सजेशन करना है। जब अगली बार वो सजेशन को इम्प्लीमेंट करेगा तो नंबर बढ़ जाएगा। तो उसी टाइप का ये भी है, आप फीडबैक दीजिएगा तो बोलिएगा किस पे वीडियो किन किन चीजों पे वीडियो आना चाहिए, ओके, कि किस पे मैं वीडियो बनाऊं, और क्या क्या मैं सजेशन और इसमें डालूं, और मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्रूव करूं, ठीक है। आप प्लीज लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और पीसीएस पॉइंट है, यूट्यूब चैनल भी है, और ये भी है, तो वहां से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, तब तक आप कमेंट सेक्शन में एक्टिवली रिप्लाई करता भी हूँ, आप प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां अपने सजेशन डालिए, क्वेश्चन पूछिए, आई विल रिप्लाई एज सुन एज आई विल गेट द टाइम, ओके। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।